नमस्कार। आज हम लोग सेल डिवीजन कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। पहले होता है आपका एमाइटोसिस, फिर माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। नाम से ही स्पष्ट है। एमाइटोसिस असूत्री विभाजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। अब जो एमाइटोसिस होता है आपका असूत्री विभाजन होता है, वो एक कोशी जीव में होता है। उसमें आपको जनन वाले चैप्टर में जैसे एक कोशी जीव होते हैं, उनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, तो उनका विभाजन जो है हो जाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई अलग से स्टेप वगैरह नहीं होता। तो इस तरीके से यह जो आपका जैसे एक कोशिका है, 2 कोशिका में बढ़ती चले जाएगी। जितने बैक्टीरिया वायरस हैं उसमें जो है आपको असूत्री विभाजन होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको केवल इतना जान लीजिए कि असूत्री विभाजन जो होता है ये माइटोसिस एक कोशी जीव में होता है, जो आपका एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे कोशिका जो है बनती जाती है। तो इस तरीके से हम लोग आज जानेंगे माइटोसिस समसूत्री विभाजन, फिर आगे जानेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो आज हमारा जो टॉपिक है माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन। इसे देख लेते हैं समसूत्री विभाजन। पहले तो हम ये जान जाएंगे कि कोशिका विभाजन जो होता है ये हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। भाई कोशिका विभाजन होना भी जरूरी है। नई कोशिका बनेगी, जिससे हमको कहीं चोट लग जाती है, जब ठीक होती है धीरे धीरे उसके अगल बगल में कोशिकाएं बन करके फिर वो नई कोशिका बन जाती है। शरीर में कोशिकाएं बनती रहती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं। तो इस तरीके से हमारा जीव है। और कोशिकाएं जैसे एक कायिक कोशिका जिसे सोमैटिक सेल कहते हैं, एक जनन कोशिका जिसे सेक्स सेल कहते हैं। तो 2 प्रकार से अब देखेंगे। ये जो हमारा समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है, ये किस में होता है? आपका सोमैटिक सेल में होता है, कायिक कोशिका में। जैसे यहाँ जो हो विभाजन होगा, हाथ में विभाजन होगा, यानी आपके एक तरीके से सेक्स कोशिका को छोड़ करके क्रोमो जो होते हैं, जैसे जब आपका जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक मेल एक फीमेल की जो स्पर्म और ओवा में जो विभाजन होता है, उनकी कोशिकाओं को छोड़ करके अब बाकी जितने भी शरीर के कोशिकाओं में जो विभाजन होगा वो आपका समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम हो, जैसे 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही क्रोमोसोम्स बनेंगे। और आगे हम बताएंगे आप लोगों को अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाते हैं। भाई आधा मेल का आधा फीमेल का, दोनों मिल करके फिर वो 23 क्रोमोसोम मिल करके 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। तब एक नए जीव में जाकर 46 होता है। तो ये अलग है। अब हम यहाँ जानेंगे। इसकी खोज सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखेंगे कि जो आपका इसमें हो इंटरफेज होता है, इंटरफेज की अवस्था होती है सबसे लास्ट। इंटरफेज का मतलब एक इंटरवल यानी बीच का अवस्था, जैसे कि भाई उसमें होता नहीं जी फेज, एस फेज, G2 फेज, गैप फेज है ना। गैप फेज जैसे इसमें 3 फेज होता है इंटरफेज में आपका G1, S, G2। तो G1 से ये गैप फेज हो जाएगा और ये सिंथेसिस और ये G2 मतलब ये भी गैप फेज हो जाएगा। तो इसमें जो होता है आपका जो कोशिका होगी वो विभाजन के लिए तैयार होगी। तो देखते हैं कि इस तरीके से भाई ये जो आपका सेल डिवीजन है, जो आपके समसूत्री विभाजन में 2 प्रकार से, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियो को न्यूक्लियस भी कहते हैं। पहले हमारी जो कोशिका के बीच में न्यूक्लियस पाया, मतलब जानते हैं सभी लोग न्यूक्लियस पाया जाता है। उसमें केंद्रिका भी होती है और क्रोमोसोम्स होते हैं और केंद्रक द्रव्य होता है और ये केंद्रक दीवार होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिड्स होते हैं। और बाहर इसके अंदर बाहर तो बहुत सारे जो सेल्स ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं इसके बाहर होते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से वही कोशिका विभाजन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो अंदर जो क्रोमैटिड्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये क्या होते थे? अब देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस विभाजन, कैरियन को न्यूक्लियस भी कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस को 4 भागों में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज। जैसे आप देखते हैं पीएमटी का मतलब हो गया जैसे PMAT समझ लेंगे, इसको शॉर्टकट में समझ लेंगे PMAT। तो P से प्रोफेज, में से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टेलाफेज। प्रोफेज पहला फेज होता है, मेटाफेज मिडिल वाला फेज होता है और एनाफेज सेपरेट यानी अलग करता है, टेलाफेज सबसे अंत का फेज होता है। फिर ये विभाजन होने के बाद आपका साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का फिर विभाजन हो जाता है। फिर एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर सेम्स होते हैं। अब देखेंगे प्रोफेज जो होता है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? भाई एक कोशिका है आपकी, कोशिका के अंदर आपका एक केंद्रक है, केंद्रक में जो क्रोमैटिड्स हैं, जो क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? अभी एक केंद्रिका है और इसके अंदर
ये बहुत सारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये बिखरी हुई अवस्था में है ना, चारों तरफ बिखरी हुई अवस्था में। तो होता क्या है, जब कोशिका विभाजन होने के लिए तैयारी करता है तो अर्ली प्रोफेज में तो ये यही इसी तरह स्टेज में रहेगा। और यहाँ सेंट्रियोल आकर के, ये सेंट्रियोल और ये न्यूक्लियोलस, और ये देखिए सेंट्रियोल का काम होता है, ये यहाँ स्पिंडल फाइबर बनाता है और चूँकि अपनी तरफ खींचता है वो क्रोमोसोम्स को, आगे इसका है रोल। तो यहाँ देखेंगे भी न्यूक्लियस या दूसरे लेट प्रोफेज में क्या होता है कि ये आपके जो लेट प्रोफेज में ये धीरे 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 क्या होता है कि आपकी केंद्रिका नष्ट होने लगती है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस ये जो है केंद्रिका नष्ट हो जाएगी। और ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये धीरे धीरे क्वाइल्ड हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से गुच्छेदार संरचना बना करके सिस्टर क्रोमैटिड्स के रूप में बिखरने लगते हैं। नहीं, बीच में आपका केनाइटोकोर होता है जो अलग करता है, और आपके ये सेंट्रोसोम, ये सेंट्रियोल होता है, और यहाँ बीच में सेंट्रोसोम भी होता है, सेंट्रोसोम से ही सेल डिवीजन होता है। तो इस तरीके से देखेंगे। और ये आपके यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि आपके जो है ये लेट प्रोफेज में केंद्रिका समाप्त हो गई, और केंद्रक दीवार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी समाप्त हो गई, और जो सेंट्रियोल होगा वो दोनों पोल की तरफ, ऊपर नीचे पोल की तरफ चला जाएगा, खसक करके कहाँ चला जाएगा, पोल। तो यहाँ देखेंगे लेट प्रोफेज में केंद्रिका समाप्त खत्म हो गई, केंद्रक दीवार खत्म हो गई, और ये सिस्टर क्रोमैटिड पूरा बिखर जाएगा। और जो सेंट्रियोल होगा वो जो है यहाँ, और ये नाइटोकोर जो है आपके इधर, एक नाइटो इधर उधर, और बीच में जो सेंट्रोसोम हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ आपके कि ये लेट प्रोफेज हो गया। उसके बाद मेटाफेज में मिडिल फेज होता है। मिडिल फेज में क्या होता है कि अभी सेंट्रियोल जो है आपका इधर चला गया, स्पिंडल फाइबर ये निकल करके अब दोनों जो क्रोमैटिड्स बनेंगे क्रोमोसोम्स के, ये दोनों जो क्रोमैटिड्स बनेंगे ये दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। क्या करते हैं, दोनों को अपनी ओर खींचते हैं, इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, यानी मिडिल वाला स्टेज हो जाएगी। तो ये क्रोमैटिड जो क्रोमोसोम्स होगा ये इधर भागने का प्रयास करेगा, वो उधर भागेगी, इधर जो ये सेंट्रियोल्स होता है इसको अपनी ओर खींचता है। ये मेटाफेज का मतलब मिडिल का फेज होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स क्वाइल्ड होकर के स्पिंडल की तरफ से, मतलब दोनों जो है पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ, दोनों तरफ जो खिंचाव होने लगता है उसके बीचों बीच, तो अलग अलग दोनों होने लगते हैं। यहाँ भी अलग होगा, यहाँ भी अलग। अगला है एनाफेज। एनाफेज मतलब सेपरेट हो जाता है पूरा। अभी तो यहाँ होने का प्रयास कर रहा है, सेपरेट नहीं है, लेकिन यहाँ मिडिल फेज में सेपरेट नहीं है, लेकिन एनाफेज में क्या होगा कि ये पूरा सेपरेट हो जाएगा। ये चित्र यहाँ और दिखा देते हैं इस तरीके का। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे इस टाइप की ये संरचना है, तो यहाँ ये ऐसे और ऐसे यहाँ पे ये ऐसे करके, और ऐसे ये पूरा अलग हो जाते हैं। एनाफेज में क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे, क्रोमैटिड्स जो है ये अलग हो जाएंगे, पूरा जो है जो ये अलग हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद टेलाफेज में क्या होगा कि भाई अलग तो हो गए, लेकिन अब एकदम टेलाफेज का मतलब सबसे अंत का फेज होता है। अंत का फेज क्या होगा कि ये दोनों एक तरफ एकदम यहाँ पहुँच जाते हैं, इसके अलग होकर के बीच से ये एक तरीके से यहाँ बीच की लाइनिंग बन जाती है। जब ये बीच की लाइनिंग बन जाएगी तो टेलाफेज में, यानी सबसे ये अंत का फेज होता है। अब दोनों तरफ जो क्रोमोसोम्स इधर चले गए, इधर चले गए। फिर उसके बाद क्या होगा कि टेलाफेज में ही जब दोनों अलग हो जाएंगे, इसमें भी दूसरे चित्र के माध्यम से हमने दिखाया, फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक की दीवार फिर बन जाती है, और यहाँ फिर जो है क्रोमोसोम्स यानी क्रोमैटिड्स जो होते हैं क्या होते हैं, फिर वो एक तरीके से गुच्छा बना लेते हैं, गुच्छा बना लेंगे और एक दूसरे से लिपट जाएंगे, और फिर यहाँ सेंट्रियोल यहाँ चला आएगा, और दोनों तरफ से पूरा एक तरीके से ये दो जो है केंद्रक बन जाएंगे। यहाँ केंद्रक एक बन गया, एक केंद्रक यहाँ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी जो क्रोमैटिड्स यानी क्रोमोसोम्स हो गए, यहाँ भी क्रोमोसोम्स, यहाँ भी जो है आपकी केंद्रिका हो गई, यहाँ भी केंद्रिका हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर वो पहली वाली अवस्था में ये आ जाते हैं, कौन से, अर्ली फेज, जो आपका प्रोफेज वाली अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, आपका जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। फिर साइटोकाइनेसिस में आपका क्या होगा कि भी बीज से जो है कोशिका बीज से दबने लगती है, नहीं, ये फ्रो बन जाता है, यहाँ पे फ्रो बन जाता है, बीज से कोशिका दबने लगती है, दबाव होता है। जैसे आप देखेंगे कि
घर में आटा की लोई जब बनाती हैं औरतें रोटी, तो वो बीच में क्या करती हैं, उसको वो होकर के बीच में ऐसे निकाल लेती हैं। तो इस तरीके से वो क्या होता है, बड़ी सी बना करके उसको वहाँ भी ये विभाजन साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का पूरा विभाजन होगा, और यहाँ पे ये जो बनेगा यहाँ से फिर धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा। एक कोशिका यहाँ एक कोशिका बन जाएगी, यहाँ भी एक कोशिका बन जाएगी। और चूँकि इसके पहले वाले ही स्टेज में टेला फेज में ही आपका एक केंद्रक दीवार और ये जो केंद्रिका, यहाँ भी केंद्रक दीवार केंद्रिका, और ये जो आपके क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोल वगैरह बन गए थे। तो इस प्रकार एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएगी, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो है अगर इसमें 46 हैं तो इसमें फिर 46 होंगे। बस यही जानना है कि आपके माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन में जो आपका विभाजन कहाँ होता है, आपके किस में होता है, सोमैटिक सेल कायिक कोशिका में, हमारे पूरे शरीर की कोशिका में होता है। लेकिन अब बार हम लोग जानेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि भाई जब जनन होता है पुरुष और महिला का जो है संयोग होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, तो उसमें उसके जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से 23 क्रोमोसोम और इसमें से 23 क्रोमोसोम मिल करके तब जा करके एक नया जो जीव बनता है उसमें जो है 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, 23 मिल करके ही बना दें। तो यहाँ पे ये अर्धसूत्री विभाजन नाम से ये स्पष्ट है कि जो कोशिका बनेगी उसमें जो होगा उसमें आधी, तो उसको हम लोग आगे जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।